हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 8 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित की गई हैं? आंसर हो जाएगा इसका रेसलिंग। तो रेसलिंग से संबंधित हैं विनेश फोगाट, तो उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित किया गया है। अब सवाल आता है कि इन्हें अयोग्य क्यों घोषित किया गया है। तो दोस्तों, जब भी रेसलिंग की प्रतियोगिताएं होती हैं तो प्रतियोगिता होने से पहले खिलाड़ियों का वजन मापा जाता है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी की कैटेगरी अलग होती है। जैसे विनेश फोगाट की कैटेगरी थी 50 किलोग्राम। तो 7 अगस्त को उनका फाइनल होने वाला था, यानी वो गोल्ड मेडल के लिए खेलने वाली थी। तो सुबह उनका वजन मापा गया और उनका वजन 50 किलोग्राम से करीब 100 ग्राम ज्यादा मिला, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यानी अब पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं विनेश फोगाट। 2016 के रियो ओलंपिक में वह चोट से बाहर हो गई थी और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वह क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई थी और अब 2024 के पेरिस ओलंपिक में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारत के वो कौन कौन से रेसलर हैं जो ओलंपिक में मेडल लाए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला मेडल आया था रेसलिंग में 1952 में। तो 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक आयोजित किए गए थे, उसमें केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर इसके बाद 2008 में सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बीजिंग ओलंपिक में। और फिर इसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल और 2012 में ही योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2016 के रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। तो अब तक केवल 7 ऐसे रेसलर हैं जो ओलंपिक में मेडल लाए हुए हैं। इस बार भारत का जो मेडल है वो रेसलिंग में चूक गया है। हो सकता था कि गोल्ड मेडल आता, लेकिन भारत को बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। पेरिस ओलंपिक चल रहा है, अभी तक भारत को केवल 3 मेडल मिले हैं। पहला मेडल दिलाया था मनु भाकर ने, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी अब तक भारत को 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। तो बांग्लादेश में क्या हुआ है ये आप सभी को पता है कि शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया है, वो भारत में आकर के रुकी हुई हैं, ठीक है। और अब वहां पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया है और उसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं? मोहम्मद यूनिस बनाए गए हैं। शेख हसीना कौन है? पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो खालिदा जिया हैं ये भी बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। तो नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनिस, तो उन्हें बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख घोषित किया गया है। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में सबसे पहले जो प्रदर्शन हुए थे वो छात्र प्रदर्शन थे, यानी कि वो कोटा प्रणाली को समाप्त करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बाद में यही प्रदर्शन सरकार विरोधी प्रदर्शन बन गया और शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा, देश भी छोड़ना पड़ा। मोहम्मद यूनिस की बात करें तो यह एक बांग्लादेशी उद्यमी, बैंकर, अर्थशास्त्री और समाज सेवी हैं। दोस्तों, मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाया। तो इसी को देखते हुए 2006 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। चलिए बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1971 में। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन 1971 में ये आजाद हो गया
और ये एक अलग देश बना जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिता हैं। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च को मनाता है। तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के साथ भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो कितनी है? 4096 किलोमीटर की। तो इस फैक्ट को भी आप नोट कर लीजिए। संयुक्त अभ्यास संप्रीति का आयोजन भारत बांग्लादेश के बीच होता है और टाइगर सार्क 40 अभ्यास का आयोजन बांग्लादेश और अमेरिका के बीच होता है। भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उस जमान बांग्लादेश के सेना प्रमुख अभी हाल ही में बने हैं और आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका नागालैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि नागालैंड की जितनी भी संपत्ति है, यानी पूरा नागालैंड अब बीमा के दायरे में आ गया है। तो इसके लिए नागालैंड की चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो और एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में समझौता हुआ है और यह जो समझौता हुआ है वो 3 साल के लिए प्रभावी होगा। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य ये है कि नागालैंड को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जाए, यानी कि अगर वहां पर अब प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसे में बीमा की राशि प्रदान की जाएगी, यानी कि दुर्घटना की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी नागालैंड की गवर्नमेंट को। अच्छा, बीमा प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा? तो नागालैंड की सरकार करेगी। नागालैंड की बात आई है तो यह नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। नागालैंड की लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं, ये है नागालैंड। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल इसकी कोहिमा है। राज्यपाल है ला गणेशन, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। विधानसभा की 60, राज्यसभा की और लोकसभा की एक सीट है और यहाँ का एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है नतांगी नेशनल पार्क और यहाँ पर एक फेमस फेस्टिवल भी मनाया जाता है जो कहलाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कई एग्जाम में ये पूछा गया है। इसके अलावा आओलंग महोत्सव और तोखु एमोंग उत्सव भी मनाया जाता है। नागालैंड की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा म्यांमार देश से भी लगती है। अब हम उन घटनाओं को डिस्कस करेंगे जो 2024 में पहली बार हुई हैं। जैसे देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप, जो कि भागलपुर बिहार की हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? अटल सेतु, जो कि महाराष्ट्र में है और इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? कोझिकोड, जो कि केरल में है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बना है? वेनेजुएला, यानी वेनेजुएला में जितने भी ग्लेशियर थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? वो हैं गोपी थोटाकुरा। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का क्या नाम है? भीष्म। इसका अभी हाल ही में आगरा में परीक्षण किया गया था। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? ये पुणे में बनाया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया था इसके ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। पंजाब की बात करें तो पंजाब दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना है और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक को किसने लिखा है? प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम ने। तो प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम के द्वारा इंडिया एट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक को लिखा है। सैम पित्रोदा की बात आई है तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डी सुब्बा राव की बात आई है तो इनके द्वारा जस्ट ए मर्सिनरी पुस्तक को लिखा गया है। और पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा पुस्तक को लिखा है। और पी.एस. श्रीधरन पिल्लई के बारे में आपको याद रखना है कि यह गोवा के वर्तमान में गवर्नर हैं। अच्छा, जो प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम है ये कौन है? तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के कार्यकारी निदेशक हैं। तो उनके द्वारा ही पुस्तक लिखी गई है इंडिया एट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने।
इस पुस्तक में पूर्वानुमान लगाया गया है कि भारत 2047 तक 55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी कि बन सकता है। तो ये अनुमान लगाया गया है इस पुस्तक में। हाल ही में प्रकाशित की गई कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एड फाइंड्स ए होम पुस्तक को लिखा है आलिया भट्ट ने। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल को लिखा है अल्पना किलावाला ने। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी को लिखा है रविचंद्रन अश्विन ने, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक को लिखा है विल गेट्स ने। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को लिखा है कल्लोल भट्टाचार्य जी ने। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को लिखा है सैन वाटसन ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक को लिखा है पीयूष पांडे ने। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक को लिखा है डॉक्टर आर वाला सुब्रमण्यम ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा उपस्थिति पोर्टल। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। तो उनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अच्छा, यहां पर बात आई है उद्गम पोर्टल की। तो आरबीआई के द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल ये लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और विरासत पोर्टल को लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। तो ये जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है, इसमें सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। जैसे ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। संज्ञान ऐप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा यानी आरपीएफ के द्वारा। और वासा फर्स्ट एआई ऐप लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट ने। सक्षम ऐप चुनाव आयोग ने। त्रिनेत्र ऐप 2.0 यूपी पुलिस ने। नो योर कैंडिडेट ऐप चुनाव आयोग ने। और अनुवादिनी ऐप केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। इसके अलावा मनी टू इंडिया ऐप को लॉन्च किया गया है कनाडा में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। बीओबी वर्ल्ड मोबाइल ऐप बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। वॉलेट ऐप गूगल के द्वारा। झरनी युवा पोर्टल झारखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। मेरी लाइफ ऐप पोर्टल पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। ई केयर पोर्टल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा यानी NHAI के द्वारा। उल्लास ऐप केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो NCDC के द्वारा लॉन्च की गई है। NCDC का मतलब है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसके द्वारा भी हाल ही में नंदिनी सहकार योजना शुरू की गई है। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो सहकारी समितियों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको व्यवसाय के लिए प्रेरित करना। तो ये जो नंदिनी सहकार योजना है यह महिला केंद्रित योजना है, यानी इसमें महिलाओं की सहायता की जाएगी। अगर हम बात करें NCDC की तो इसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के नाम से जाना जाता है। और यह एक वैधानिक निगम है और इसके प्रबंध निदेशक हैं पंकज कुमार बंसल। और इसका उद्देश्य है सहकारी सिद्धांतों पर कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन के लिए योजना बनाना और उन्हें बढ़ावा देना। चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो अभय हस्तम योजना तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हेल्थ साथी योजना पेटीएम के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। NTR भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उल्लास योजना लद्दाख में। और रायथू भरोसा योजना तेलंगाना की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक DGP किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा RR स्वैन। तो RR स्वैन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के DGP बनाए गए हैं। विकास लखेड़ा की बात करें तो यह कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो ये असम राइफल्स के महानिदेशक बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा क्या बने हैं? तो ये
अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं और दलजीत सिंह चौधरी को अभी हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डीजीपी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर या सर्वोच्च पद कौन होता है? डीजीपी होता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यह केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चिनाव ब्रिज बना है जम्मू कश्मीर में और इसकी जो ऊंचाई है वो है 359 मीटर। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में की गई है। आनंद विवाह अधिनियम अभी हाल ही में लागू किया गया है जम्मू कश्मीर में और यह सिखों के विवाह से संबंधित कानून है। किश्तवाड़ के केसर को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। और तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन जम्मू में किया गया है। आतंकवादियों को खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया था। डॉक्टर आपके गांव में पहल जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है और मवेशी तस्करों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ऑपरेशन कामधेनु जम्मू, सांबा और कठुआ में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा के कैलाशनाथन ने। तो के कैलाशनाथन पुदुचेरी के उपराज्यपाल बने हैं। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल, मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। के कैलाशनाथन पुदुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है उसके 25वें उपराज्यपाल बने हैं। अब इन्हें शपथ किसने दिलाई है? मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार ने। अब मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्यों इन्हें शपथ दिलाई है? क्योंकि जो पुदुचेरी है वो मद्रास हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, पुदुचेरी की बात करें तो राजधानी इसकी पुदुचेरी है। क्षेत्रफल है 492 वर्ग किलोमीटर। मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी और मास्करेड यहाँ का प्रमुख त्योहार और मासिमगम प्रमुख पर्व है। विधानसभा की सीटों की संख्या है 33, लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1-1 सीट है। हाल ही में नियुक्त किए गए नए राज्यपाल और एलजी डिस्कस करते हैं। तो हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के गवर्नर, जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल, रमेन ढेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, CH विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल, CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं और गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी लागत से 4 परियोजनाएं शुरू की हैं? आंसर हो जाएगा 920 करोड़। तो दोस्तों, नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की लागत से 4 परियोजनाएं अभी हाल में शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी कि पानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। नमामि गंगे की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय गंगा नदी की सफाई और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का एक हिस्सा है। नमामि गंगे मिशन 2014 में शुरू किया गया था, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य था गंगा की सफाई करना और उसे पुनर्जीवन प्रदान करना। तो पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा पोलैंड को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस निर्यात किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, कुछ प्रमुख जीआई टैग डिस्कस कर लेते हैं जो कि अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। जैसे अजरक प्रिंट जो कि गुजरात का है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। सांझी क्राफ्ट ये मथुरा से संबंधित है। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा ये त्रिपुरा से संबंधित है। बांसुरी जो कि पीलीभीत से संबंधित है। गोंड पेंटिंग ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। तिरंगा वर्फी ये वाराणसी से संबंधित है। माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग जो कि असम से रिलेटेड है,
इसे जीआई टैग दिया गया है। आदिवासी पोशाक रिसाको, ये त्रिपुरा से रिलेटेड है, इसे जीआई टैग दिया गया है। सिल्वर फिलिग्री जो कि चांदी की एक तारकसी है, ये ओडिशा से संबंधित है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और ढेक नाल माझी जो कि एक प्रकार की मिठाई है, ये ओडिशा से संबंधित है, इसे भी जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में फिजी देश के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? नई दिल्ली में। चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम पासंग लेहामू शेरपा के नाम पर रखा गया है, उनका संबंध किस देश से है? नेपाल। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। दक्षिण अफ्रीका 20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दिनेश कार्तिक को। पेरिस ओलंपिक 2024 में 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अविनाश साबले। किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है? गोवा। सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बनाया गया है? उज्जैन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 7 अगस्त को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या डिस्कस करेंगे कि एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, लाक्रोस में 12, हैंडबॉल में 7, खो खो में 9, सैपक टकराव में 3, स्नूकर में 1, बॉक्सिंग में 2, जिम्नास्टिक में 8 और फुटसल में 5 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में। तो इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1992 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, नेफ्यूरियो किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आयोजित किया जाता है, तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है। आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, फिर इसके बाद वहां पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। तो 7 अगस्त 2024 के विनर कौन है? इंदु, वरुण, हीना खान, रोशन पांडे, भरत परिहार, प्रीति, शिवानी सिंह, अविनाश, राजू कुमार और अभिषेक कुमार। तो ये हैं 7 अगस्त 2024 के विनर। दोस्तों, जैसे ही आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट पास का ऑप्शन भी मिलेगा। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उनके लिए टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष के लिए। तो टेस्ट पास का यूज जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर चैनल मिल जाएगा। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF भी मिल जाएगा। ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो अभी लॉन्च की गई है जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप प्राप्त कर लीजिएगा। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।